नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट के एग्जाम के लिए दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की हम सब थ्योरी क्लास के शुरू किए हैं। आज हम सब CDP के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है भाषा और चिंतन, इसी टॉपिक को हम सब सबसे पहले थ्योरी वाइज समझेंगे और लास्ट में इसी सब टॉपिक से कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है सीटेट एग्जाम में। आज आपकी ये चौथी क्लास है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर लीजिए। यह चैनल आप सबके लिए सीटेट के जितने सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहा है। साथ में साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2011 से अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दोस्तों सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे डेली सॉल्व कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब एक एक छोटे छोटे टॉपिक को समझेंगे। भाषा किसे कहते हैं, चिंतन किसे कहते हैं और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को। सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज, भाषा। कह रहे हैं कि भाषा भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। दोस्तों हम अपने जो हमारे भाव होते हैं, हमारे जो मन में थिंकिंग होती है, अगर हम उसे किसी को बताना होता है तो हम कैसे बताते हैं? एक भाषा के ही माध्यम से बताते हैं ना। अब वो भाषा आपके सांकेतिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है, लेकिन रहती तो भाषा ही दोस्तों ना। अपने भावों को जो हमारे अंदर जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, उसे हम एक भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अब समझते हैं मनुष्य पशुओं से इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास अभिव्यक्त के लिए एक ऐसी भाषा होती है जिससे लोग समझ सकें। अब देखिए दोस्तों, मनुष्य और पशुओं की बात करें तो मनुष्य पास एक भाषा होती है जिसे अगला वाला उस आदमी की भाषा समझ सकता है, लेकिन पशु में ऐसा नहीं होता। इसीलिए मनुष्य और पशुओं से भिन्नता होती है और श्रेष्ठ होता है। मनुष्य इसीलिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसके पास अपनी खुद की एक भाषा होती है जिसे एक दूसरा समझ सकता है। अगर हम सब बात करें भाषा के भाग, अब हम सब कुछ भाषा के भाग होते हैं उसको समझते हैं। जैसे स्वनिम होता है दोस्तों, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, ये सब भाषा के भाग हैं। ये सब भाषा के अंतर्गत है। अभी हम समझेंगे स्वनिम किसे कहते हैं, रूपिम किसे कहते हैं, वाक्य विन्यास क्या होता है, अर्थ विन्यास क्या होता है। इन सब के बारे में हम सब आगे समझते हैं विस्तार पूर्वक से। बालक के भाषा के विकास के दो चरण होते हैं। जो बालक का बच्चे का भाषा का विकास होता है वह दो चरणों में होता है, जिसे हम पहला कहते हैं प्री स्पेस डेवलपमेंट। आप इसे जो चीज़ आपको इंग्लिश में याद करना रहेगा उसे हम आपको बता देंगे, इस चीज़ को आप इंग्लिश में फोकस करिए। क्योंकि दोस्तों हिंदी में आपको और भी नाम मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्राग भाषा विकास लिखा गया है तो इसका नाम हिंदी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको यही रहेगा प्री स्पीच डेवलपमेंट। इसलिए इसको इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर अगर हमसे बात करें तो रुदन आता है। यह भाषा का सबसे पहला स्पष्टीकरण होता है। रेवल ने इसे आपात श्वसन कहा है दोस्तों। रुदन का मतलब दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है, ऐसा तो है नहीं सबसे पहले वह बोलना शुरू कर देता है। वह सबसे पहले रुदन की प्रक्रिया करता है, उसके बाद बबलाना शुरू करता है। यह सारी प्रक्रिया होती है, इस सब का बारे में समझते हैं भाई हम सब आगे। रुदन आप समझ गए होंगे। रुदन कब होता है? जब बच्चा जन्म लेता है उसे जो जो रुदन करता है, जो रोने का प्रयास करता है, यही आपका रुदन कहलाता है। रेबल इसे क्या कहे, आपात श्वसन के नाम से संबोधित किया है। अब है बलबलाना, बबलिंग दोस्तों। बबलिंग होता है इसके बाद की प्रक्रिया। बच्चा कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, समझने का प्रयास करते हैं घर वाले क्या बोल रहा है। यह दोस्तों कब तक होती है ऐसी प्रक्रिया? इस चरण में बालक 2 माह तक स्वर ध्वनियां उत्पन्न करना सीखता है। कितना दोस्तों? 2 माह तक। 3 से 4 माह में स्वर तथा व्यंजन साथ में प्रयोग करता है तथा 12 माह में अर्थपूर्ण बबलाना शुरू कर देता है। कह रहे हैं कि 3-4 माह में स्वर के साथ व्यंजन के साथ प्रयोग करता है, लेकिन 12 माह तक जब बच्चा हो जाता है तब वह बोलना शुरू कर देता है। जैसे मम्मी को बुलाना है मामा मामा करेगा, दादा को पापा को पापा पापा, इस तरीके से बोलता है, लेकिन स्पष्ट ध्वनि नहीं निकलती है, लेकिन इस प्रकार से बोलने का प्रयास करने लगता है बच्चा। आप यहाँ पे रोदन समझ गए और बबलिंग समझ गए। बबलिंग मतलब क्या होता है, किस माह में कैसा विकास होता है बच्चे का। आगे समझते हैं हाव भाव।
अब हाव भाव की अगर हमसे बात करें तो इस चरण में से शरीर के अंगों का प्रयोग द्वारा अपनी बात समझाना सीखता है। जो हाव भाव होता है दोस्तों, वह अपने अंगों के द्वारा, जैसे उसे भूख लगी है तो बताने का प्रयास करेगा, मुंह की तरफ इशारा करेगा कि हमको भूख लगी है, इस प्रकार से। जैसे खुशी होगा, बहुत ज्यादा हंसने लगेगा, हाथ पैर पीटने पीटने लगता है, इस प्रकार से हाव भाव करके वह बताने का प्रयास करता है। खुशी होने पर बाहें फैलाना, खुश होना, यह सब हाव भाव के अंतर्गत आता है। बच्चा जब प्रसन्न होता है ना, जैसे मम्मी कोई अदर पर्सन उसे लिया है, फिर मम्मी को देखेगा तो मम्मी की तरफ झुकने लगेगा, जाने का प्रयास करेगा, यही होता है दोस्तों हाव भाव के जरिए। आगे समझते हैं। ये तो दोस्तों जो आपका प्री स्पीच डेवलपमेंट हो गया, बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 1 वर्ष तक जो बच्चे का विकास होता है, लगभग यही विकास होता है कि यह सब देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हमसे बात करें उत्तरकालीन भाषा का विकास, लेटर स्पीच डेवलपमेंट, इसमें बच्चे का विकास कैसे होता है? दूसरी की भाषा समझने लगता है। अब बच्चा समझदार हो गया है, वह अपनी भाषा तो समझ ही रहा है, साथ में साथ दूसरे वर्ग जो कोई बोल रहा है उसकी भी भाषा समझ ले रहा है। भाषा विकास की सबसे पहली अवस्था है ये दोस्तों। जब समझने के तौर पे अगर देखा जाए तो यह भाषा विकास की पहली अवस्था होती है, जिसमें बच्चा दूसरे की भाषा को समझ ले रहा है, अपनी भाषा को समझ ले रहा है, तो वही होता है भाषा विकास की यह पहली अवस्था होता है, जिसमें बच्चा स्पष्ट रूप से भाषा को समझता है और बोलता है। शब्दावली का निर्माण। अब शब्दावली का निर्माण अगर हमसे बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले बालक भूख प्रेरणा से संबंधित शब्द सीखता है। बच्चा सबसे पहले क्या बोलने का प्रयास करता है? भूख लगती है तो भूख भूख की तरफ इशारा करता है। जो उसका मूल काम होता है सबसे पहले वही पे बोलने का वह प्रयास करता है। तो आप सबसे पहले किस ओर आकर्षित होता है? भूख की तरफ आकर्षित होता है। शब्दों का वाक्य में संगठन, उच्चारण, भाषा का विकास का स्वामित्व। देखिए इसके बारे में भी आगे हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। शब्दों का वाक्य में संगठन, अब देखिए जो बच्चा यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे दिखा गया है ना, उत्तरकालीन भाषा में के विकास में, उत्तरकालीन जो भाषा के विकास में जो बच्चे का देखने को मिलता है, क्या मिलता है? यही चीज मिलता है कि वह शब्दों वाक्यों का संगठन कर लेता है, किसी चीज का उच्चारण कर लेता है, भाषा विकास का स्वामित्व देखने को मिलता है। अब बालक की आयु के अनुसार शब्द भंडार, आप एक चीज सोच रहे होंगे, हम कैसे जानेंगे कि किस वर्ग किस आयु का बच्चा कितने शब्द को बोलने के लिए तत्पर हो जाता है, क्या सीख पाता है क्या नहीं सीख पाता? अभी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे बालक की आयु दिया गया है या शब्द भंडार, ये लगभग है दोस्तों। ऐसा नहीं आप कह सकते हमारे यहाँ 1 साल का बच्चा है बहुत कुछ बोल देता है, तो एक लगभग जो एक रेशियो निकला है वह रेशियो यही है कि जब बच्चा जन्म लेता है 8 माह तक रहता है, वह शब्द को नहीं बोल पाता है, सिर्फ रुदन करता है, बबलिंग करता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन 9 से 12 माह तक बच्चा 3-4 शब्द बना लेता है। 1.5 वर्ष तक बच्चा 10 से 12 शब्द बना लेता है। 2 वर्ष तक बच्चा 272 शब्द के लगभग बना लेता है। 2.5 वर्ष का बच्चा 450 शब्द। 3 वर्ष का बच्चा दोस्तों 1000 शब्द तक निर्माण कर लेता है। 3.5 वर्ष का बच्चा 12 से 50। 4 वर्ष तक दोस्तों 16 से शब्दों का निर्माण कर लेता है। 5 वर्ष तक अगर हम सब बात करें 21 से शब्द का निर्माण करता है। 11 वर्ष तक अगर हम सब बात करें तो लगभग 50,000 शब्दों का दोस्तों। 14 वर्ष तक अगर बात करें 80,000। और 16 वर्ष दोस्तों बच्चा सर्वज्ञाता हो गया, लगभग 1 लाख शब्द को बना सकता है। सामान्य रूप से सर्वमान्य भाषा कौशल विकास का क्रम क्या है उसको आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनना, सुनेगा दोस्तों तब बोलेगा, और जब बोलेगा दोस्तों फिर पढ़ना और लिखना, पढ़ेगा फिर लिखेगा, यह क्रम होता है दोस्तों सामान्य रूप से। तो एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है कि सामान्य रूप से भाषा कौशल का विकास का क्रम कैसा है। यह जरूर एग्जाम में आएगा दोस्तों, इसे जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही क्रम होता है। कभी कभी क्रम ही पूछ लेता है। लेकिन अगर मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशल का पूछे तो आप जानते रहिए मारिया मोंटेसरी के अनुसार सबसे पहले सुनना, बोलना, ये दोनों तो सही है, लेकिन इनका मानना था पहले लिखेगा तब पढ़ेगा, मारिया मोंटेसरी। लेकिन सामान्य तौर पर क्या सही होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब हम भाषा विकास का सिद्धांत को समझते हैं। पहला है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता का तात्पर्य है भाषा अवयव एवं स्वरूप पर नियंत्रण होना दोस्तों, जैसे शुद्ध और अस्पष्ट बोलना। परिपक्वता का यही सिद्धांत है ना दोस्तों। इसमें बच्चा शुद्ध और अस्पष्ट बोलता है। जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तो वह अस्पष्ट बोलेगा, शुद्ध बोलेगा, सही बोलेगा। अनुबंधन साहचर्य का सिद्धांत,
अगर हम सब अनुबंधन साहचर्य के सिद्धांत की बात करें तो जब बालक को किसी वस्तु से कोई चीज जोड़ के बताया या दिखाया जाता है तो बालक जल्दी सीखता है, इसे ही अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। बच्चे को दोस्तों हम पढ़ाते समय सिखाते समय हर समय पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। अगर हम पूर्व ज्ञान से जोड़ के बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखेगा। वही करें जब बालक को कोई चीज जोड़ के बताया या सिखाया जाता है बालक जल्दी सीखता है, इसे ही क्या कहते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कॉपी करना। आप देखिए उसकी मम्मी बैठी है, वो भी बैठी है, उसकी मम्मी ब्रश कर रही है, वो भी बच्चा उसका देख के कॉपी कर रहा है, फोन लगाया वो भी। अभी आपने आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आप ध्यान देंगे तो अगर आप फोन से बात कर रहे हैं, आपका घर में जो छोटा बच्चा होगा कुछ देखेगा, आसपास जो भी चीज मिलेगा वो भी कान पे लगा के वैसे लगा के डोलता रहेगा। देखेगा पापा हमारे कान पे लगाए हैं, अब फोन नहीं पा रहा है, कुछ भी पाएगा वो अपने कान पे लगा ले, चप्पल पड़ा है चप्पल लगा लेगा, जूता मतलब कुछ भी उसके सामने मिल जाए वो लगा के अपने कान पे ऐसे लगे बात कर रहा है। यही होता है दोस्तों अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण मतलब होता है बच्चा देख के एक दूसरे का कॉपी करना। आप घर में आपके जो भी बच्चे होंगे आप कभी नोटिस करिएगा, इससे बच्चा कॉपी करता है। आप जैसे कहेंगे बच्चा भी ऐसे दोहराएगा, आप जैसा करेंगे वो भी ऐसा दोहराने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत में बालक दूसरों को देखकर नकल करता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको इस चैनल पर सीटेट के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है 2011 से अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर @yes4study आप टाइप करेंगे, yes4study1 टाइप करेंगे, आपको ग्रुप मिल जाएगा। लगभग इसमें 10,000 के समथिंग मेंबर है। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है। इसमें इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करके सभी पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अब हम समझते हैं अन्य विद्वानों के अनुसार भाषा का विकास का क्या सिद्धांत है। अभी हम सब भाषा और चिंतन आपका टॉपिक था ना, तो हम सबसे पहले भाषा को समझते हैं, उसके बाद हम सब चिंतन को समझेंगे। भाषा विकास का सिद्धांत पावलाव के अनुसार, किसके, इवान पावलाव है दोस्तों, उनके अनुसार हम सब सिद्धांत समझते हैं उनका क्या मानना था। भाषा बालक भाषा शब्द अर्थ के माध्यम मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। क्या करें, पावलाव जो करे थे, जो बच्चा होता है बालक भाषा शब्द अर्थ के माध्यम से और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करके सीखता है। मतलब करें जो शब्द का अर्थ होता है उसके बीच संबंध स्थापित करता है, फिर वह सीखता है। इस संबंध को पावलाव ने अनुबंधन नाम दिया है। क्या नाम दिया है दोस्तों, अनुबंधन नाम दिया है। पावलाव के अनुसार भाषा अनुबंधन के माध्यम से सीखा जाता है। आप जानते रहिए पावलाव का जो मानना था कि बच्चा भाषा कैसे सीखेगा, वह अनुबंधन के माध्यम से सीखेगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। स्किनर की अगर हम सब बात करें तो बालक भाषा अनुकरण के द्वारा वह पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। अनुकरण दोस्तों आप जानते रहिए, अनुकरण की बात आपके कौन मनोवैज्ञानिक ने किया है, स्किनर ने किया है। इसका आपकी एग्जाम में जरूर पूछेगा, अनुकरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। और पुनर्बलन की कौन बात करते हैं, आपके स्किनर महोदय ही बात करते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत किसके अनुसार, बंडोरा के अनुसार। बालक भाषा अनुकरण से सीखता है। बंडूरा ने भाषा विकास में पुनर्बलन को महत्व नहीं दिया है। कह रहे हैं कि जो बालक होता है भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखता है, लेकिन पुनर्बलन, पुनर्बलन मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों, फीडबैक, ये शाबाशी देना, इसका महत्व नहीं दिया था किसी ने, बंडूरा ने। इन्हें सिर्फ अनुकरण को ही जोड़ दिया था, लेकिन आपके स्किनर महोदय ने दोनों को जोड़ दिया था। अनुकरण और पुनर्बलन दोनों के माध्यम से बच्चा सीखता है। अब हम समझते हैं सबसे महत्वपूर्ण नाम चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास का सिद्धांत। आपके हिंदी से दोस्तों पेडागॉजी में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप 2-3 चीज जानते रहिए। नाम चॉम्स्की जिन्होंने भाषा बच्चों को बोला था, भाषा अर्जन की क्षमता, सीखने की नहीं, अर्जन का जो ग्रहण करने की क्षमता होती है बच्चे के अंदर जन्मजात पाई जाती है। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द में ही पूछा जाएगा। नाम चॉम्स्की के अनुसार बालक जिस भाषा को सुनता है उसे अपने आप सीख जाता है। किसके अनुसार, नाम चॉम्स्की के अनुसार। बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र या लेडी के नाम से जाना जाता है। नाम चॉम्स्की का मानना
ठीक है, बालक जिस भाषा को सुनता है उसके व्याकरण को भी अपने आप सीख जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। जो नाम चॉम्स्की थे, इनका मानना था कि बच्चा जो सुनता है किसी के बोलना, वो अपने आप सीख जाता है, उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से ही सीख जाता है कि हाँ, नकल करके। अब समझते हैं आगे चिंतन, थिंकिंग के दोस्तों। थिंकिंग से एक टॉपिक है अवसारी और अपसारी चिंतन। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे गए, इस बार भी पूछे जाएंगे, लेकिन आपको हम बेसिक्स एकदम बताएंगे। किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही चिंतन कहलाता है। चिंतन क्या कहलाता है? चिंतन कब होता है? आप कोई चीज कब चिंतन करेंगे? आप जब कोई समस्या समाधान होगी, आपके पास कोई समस्या है तभी आप चिंतन करेंगे। अभी बताइए कि आपके पास कोई समस्या नहीं है, आप चिंतन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ट्राई करिएगा, आप कुछ भी चिंतन करेंगे, कुछ भी सोचेंगे, कोई समस्या रहेगी, कुछ बात रहेगी, तभी तो आप सोचेंगे। इसलिए कह रहे हैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही आपका क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। चिंतन की प्रक्रिया सोते समय भी चलती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चिंतन की प्रक्रिया है सोते समय भी चलती है, ऐसा नहीं हम सोते हैं तो चिंतन नहीं करते, सोते समय भी चिंतन की प्रक्रिया होती रहती है। चिंतन के प्रकार की बात करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष चिंतन। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्याशात्मक है, जिसे मूर्त नाम दिया गया है। मूर्त का मतलब होता है कि जो चीज हमारे सामने दिखती रहे वह मूर्त है, जो हमारे सामने नहीं दिखती वह अमूर्त है। अब जो चीज हमारे सामने दिख रही है उसके बारे में चिंतन करना आपका मूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे किसी वस्तु या मूर्त रूप को देखकर चिंतन करना प्रत्याशात्मक चिंतन कहलाता है। यह पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। किस पे दोस्तों? यह पूर्व अनुभव पर आधारित होता है। ऐसा चिंतन छोटे बालकों में पाया जाता है। उदाहरण त्रिशूल को देखकर भगवान के शिव को याद करना। जो प्रत्याशात्मक चिंतन होता है बच्चों में देखने को मिलता है कि वह जैसे बच्चे को बता दिए कि 4 पैर जिसका होता है वह कुत्ता होता है। अब रास्ते में बिल्ली देखा, कहेगा पापा पापा देखिए कुत्ता जा रहा है। फिर उसके पापा बताएंगे नहीं ये कुत्ता नहीं बिल्ली है, कहेगा 4 पैर तो है। जरूरी नहीं 4 पैर है तो वह कुत्ता ही हो। इसलिए अब समझ जाएगा बिल्ली छोटी है कुत्ता बड़ा है। बड़ा फिर कहीं दूसरा कलर कुत्ता देखेगा, पापा देखिए कुत्ता जा रहा है, वही होता है। जैसे करे उदाहरण दिए हैं आप त्रिशूल। अब बच्चों को हमने बता दिया कि भगवान शिव के पास त्रिशूल रहता है, वह त्रिशूल देखेगा तुरंत उसके दिमाग में आ जाएगा अरे ये तो भगवान शिव के पास रहता है। तो यही होता है मूर्त चिंतन। अब हम समझते हैं अमूर्त चिंतन। अब बच्चा समझदार हो गया है, उसी के सामने चित्र नहीं दिखेगा, हम बता देंगे तब भी वह बिना देखे समझ लेगा। हम बता देंगे भगवान शिव, वह तुरंत समझ जाएगा भगवान शिव। गले में सर्फ रहता है, बगल त्रिशूल रहता है, मतलब हर बिना चीज देखे फिर बताने से चिंतन कर रहा है। जो चीज दिखाई नहीं देती उनके बारे में अन्य एक विचार करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। उदाहरण बालक कुत्ता देखा देखा है, घर वाले के पूछने पर बता देगा कुत्ता है। वही करें जो चीज बच्चे के सामने नहीं दिखे उसके बारे में चिंतन करना, यही आपका अमूर्त चिंतन कहलाता है। काल्पनिक चिंतन। अब देखिए काल्पनिक चिंतन जब हम पूर्व अनुभव के द्वारा कल्पना करते हैं तो वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। कल्पना मतलब दोस्तों कोई चीज जैसे हम कोई चीज, जैसे हमने शिव का उदाहरण दिए थे, अब हमने बता दिया शिव। अब शिव को आप कल्पना करिए कि अगर हम शिव का सर्प निकाल दें, त्रिशूल हटा दें और कुछ पहना दें तो फिर अलग भगवान बन जाएंगे। इस प्रकार से जो कल्पना किया जाता है वही आपका काल्पनिक चिंतन कहलाता है। अब तार्किक चिंतन। अब तार्किक दोस्तों, तार्किक बहुत ही अच्छा चिंतन होता है जिसमें बच्चा तर्क करता है और सेटेड आपका पूरा फोकस ही किस पे रहता है? तर्क करने पे रहता है। अगर आप तार्किक हो गए अच्छे से तो सीटेड में बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे। किसी वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन कहलाता है। अब हम बच्चे को कोई चीज दे दिए, वह कह रहा है यह क्यों है, कैसे है, किस लिए है, इस प्रकार से चिंतन करना तार्किक चिंतन कहलाता है। अब जॉन डेवी को समझते हैं। जॉन डेवी ने कहा यह बहुत हाई लेवल के चिंतन होता है, क्यों? तार्किक चिंतन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। चिंतन की प्रक्रिया की शुरुआत समस्या सामने होने से होती है। आपको पहले बताया चिंतन तभी होता है जब हमारे पास समस्या आती है। चिंतन में सभी भिन्न भिन्न पहलुओं के समाधान को एक साथ संयोजित किया जाता है। प्रत्येक चिंतन का उद्देश्य समस्या को सुलझाना। चिंतन इसीलिए होता है दोस्तों हमारे पास जो समस्या है उसे आप सुलझाए। चिंतन में गत अनुभूति शामिल होती है। समस्या समाधान की विधि प्रयत्न या भूल विधि का एक उदाहरण है। समस्या समाधान है दोस्तों वही प्रयत्न भूल का एक उदाहरण है।
सभी चिंतन लक्ष्य निर्देशित होते हैं। जितना भी चिंतन होता है, आप कोई भी चिंतन देखेंगे उसका एक न लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के चिंतन नहीं होते। चिंतन में भाषा, प्रतीक तथा प्रतिमाओं का काफी योगदान होता है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसके सहारे प्राणी किसी समस्या का समाधान करता है। चिंतन कैसा होता है दोस्तों? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। अब हम जिम्बार्डे रुख के अनुसार चिंतन के प्रकार को समझते हैं। दो प्रकार से, एक है स्वलीन चिंतन, एक है यथार्थवादी चिंतन। आप स्वलीन समझ रहे होंगे, स्वलीन का मतलब समझ गए होंगे। स्वलीन जो खुद में ले रहे हो वह होता है, और यथार्थवादी समझते हैं। देखिए बच्चा सो रहा है और इस तरफ इसके जो यथार्थवादी चिंतन होता है, इसी के ही दोस्तों पार्ट होते हैं अभिसारी चिंतन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन। आलोचना तो आप समझ सकते हैं, वैसे भी आलोचनात्मक चिंतन, कोई आलोचना करे तो हम अब समझते हैं स्वालीन चिंतन को। सबसे पहले स्वालीन चिंतन होता है, स्वालीन चिंतन काल्पनिक विचारों, इच्छाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित होता है, वास्तविक स्वरूप नहीं होता। जो काल्पनिक चिंतन होता है इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता। हम अपने दिमाग में जैसे सोएंगे, आप लेटेंगे, दिमाग में कल्पना करेंगे ऐसा कहना है वैसा कहना है, इसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं है। आप वैसा जब चिंतन करते हैं जो एकदम काल्पनिक ही होता है, तो वही आपका काल्पनिक हिस्साओं को कहते हैं कि वास्तविक रूप से संबंध नहीं होता, ये कल्पना में ही रहता है, तो यही आपका स्वलीनता चिंतन कहलाता है। उदाहरण सब देखकर उसे सबको बताना। हमने यह चिंतन देखा। अब यथार्थवादी चिंतन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यथार्थवादी जो चिंतन है। वैसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, जिसका वास्तविक जीवन से होता है। सबसे पहले अपसारी चिंतन। देखिए आपके सामने फिगर आया होगा, फिगर से आप समझिए कि यहाँ पे एक चीज आ रहा है, सभी तीर इसी की तरफ जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है बताते हैं। अपसारी चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है। निगमनात्मक मतलब नियम के अनुसार, आप समझते हैं। इसमें समस्या का एक ही समाधान होता है, जिसे उदाहरण भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। एक एग्जाम्पल के जरिए और समझता है। जैसे आपको हमने कोई चीज पूछ ले, भारत की राजधानी बताइए, आप कहेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगर यह क्वेश्चन हम 500 बच्चों से पूछे, क्या जवाब बदल जाएगा? जवाब नहीं बदलेगा, सभी बच्चों का एक ही जवाब रहेगा, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगर उसी तरीके से भारत के राष्ट्रीय पक्षी, सभी बच्चों का जवाब क्या रहेगा? मोर रहेगा। यह होता है अभिसारी चिंतन। यह बच्चों के लिए पॉजिटिव नहीं होता है, यह निगेटिव पॉइंट होता है अभिसारी चिंतन। अब हम अगला समझते हैं अपसारी चिंतन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। अपसारी चिंतन में समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक विकल्प होता है। इसमें बालक अपनी तार्किक क्षमताओं का प्रयोग करता है। जैसे अब हम पूछ ले, बताइए बच्चों भारत की राजधानी नई दिल्ली, उसकी विशेषता बताइए। अब बच्चा क्या करेगा? वो अपने दिमाग में तुरंत लगाने लगेगा। अब हम 500 बच्चे से नहीं, दो ही बच्चों से पूछ ले आप भारत की राजधानी की विशेषता बताइए, दोनों बच्चों का जवाब अलग अलग रहेगा। अपने मन से बताने का प्रयास करेंगे। यही होता है अपसारी चिंतन। ये बच्चों के लिए पॉजिटिव होता है। इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर तो है, लेकिन आप विशेषता बताइए, राष्ट्रीय पक्षी मोर की अब विशेषता बताइए। अब हम समझते हैं आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन की अगर हमसे बात करें, गुण दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है, किया जाता है। अर्थात किसी वस्तु या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष को पूरी तरह से परख लेना है, आलोचनात्मक चिंतन का उदाहरण होता है। आलोचनात्मक चिंतन आप वैसे ही समझ गए होंगे, किसी की आलोचना करना, गुण दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना, यही आपका आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। अब हम चिंतन की परिभाषा समझते हैं गैरेट के अनुसार। अब गैरेट के अनुसार अगर हम सब बात करें, चिंतन एक प्रकार का अदृश्य व्यवहार है। कैसा है दोस्तों? अदृश्य है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतिकूल का प्रयोग होता है। इसके अनुसार, गैरेट के अनुसार। रास के अनुसार अगर हम सब बात करें, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। इसके अनुसार, रास के अनुसार। वेलेंटाइन के अनुसार, अगर वेलेंटाइन की बात करें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाना चाहिए जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। अब समझते हैं कागन तथा हेमैन के अनुसार। इसकी अगर हम सब बात करें, प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रतियों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को क्या कहा जाता है? चिंतन कहा जाता है। किसके?
फेमाइन और कार्बन के अनुसार। अब हम सब कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आप श्योर हो जाए कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स, एक होता है इन द बॉक्स, एक होता है आउट ऑफ द बॉक्स। विषय से परे चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी, तार्किक, मूल्यांकनात्मक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के आउट जा रहा है, बाहर जा रहा है। आप कहेंगे ऐसा चिंतन कहाँ पे देखा जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा चिंतन अपसारी में देखा जाता है। अपसारी आपका आउट ऑफ द बॉक्स है और अभिसारी आपका इन द बॉक्स है। सृजनात्मकता चिंतन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है आशावादी चिंतन, तार्किक चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। किसकी बात करें सृजनात्मकता चिंतन की बात करें तो इसमें सी होगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन किसका परीक्षण करता है? बुद्धि का, एक व्यक्ति की विशिष्टता का, एक सही उत्तर का, स्मृति का। अपसारी चिंतन है क्या? अपसारी चिंतन आपका फर्स्ट पॉइंट है, यह एक व्यक्ति की विशिष्टता का परीक्षण करता है, जिसमें बच्चा पता चलता है बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता क्या है। निम्नलिखित में से कौन अपसारी चिंतन के लिए महत्वपूर्ण है? किसकी बात करें अपसारी चिंतन के लिए? अपसारी धारा प्रवाह विचार, एक विशिष्ट समाधान, मात्रात्मक तर्क या फिर पृथक्करण। पृथक्करण आपका नेगेटिव पॉइंट है, जिस भी ऑप्शन में आपका पृथक्करण है उसे काट दीजिएगा। धारा प्रवाह विचार, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेना कक्षा वे दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है? अब देखिए अलग अलग तरकीबों से यह किस पे फोकस कर रहा है? आपका अपसारी पे फोकस कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी के साथ यह क्लासेस समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपसे हम फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।